हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एल्डिहाइड कीटोन के पार्ट 4 में स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को हमने बहुत कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो उन कैटेगरीज की पहले हम बात करते हैं कि हम इनको पढ़ने कैसे वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिवाइड किया है कि ऐसी रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों टाइप के ही कंपाउंड देते हैं, उनको हमने एक कैटेगरी बनाया। फिर ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शंस, ओनली कीटोन की रिएक्शंस। तो इस तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये क्लासिफिकेशन हमने पहले भी किया था जब हमने इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। तो केमिकल रिएक्शंस में भी हमने ऐसी रिएक्शंस पढ़ी थी जो ओनली कीटोन्स देते हैं, ऐसी रिएक्शंस पढ़ी थी जो ओनली एल्डिहाइड देते हैं, ऐसी रिएक्शंस भी पढ़ी थी जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टाइप के कंपाउंड शो करते हैं। तो इसमें हम कैटेगरी बनाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फर्स्ट, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्शन, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्शन। तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी ये हो जाएगा। बी कैटेगरी हम मानते हैं ओनली एल्डिहाइड रिएक्शंस, और सी कैटेगरी में हम लिखते हैं ओनली कीटोन रिएक्शन, कीटोन्स रिएक्शन। तो अगर इनको देखें, वैसे एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिवाइड करा हुआ है, बट हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे। तो बोथ एल्डिहाइड की रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्शंस में हमारे पास में आएंगी सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक 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 एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले हमारे पास में इस कैटेगरी की रिएक्शन आएगी जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बाद बुक में अगर देखा जाए तो बुक में रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है, बट हम इसको अलग कैटेगरी एक बना लेते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन अपन पढ़ेंगे, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन का मेथड। तो इस तरीके से ये हमारी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शंस हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया हेलोजिनेशन, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद में वैसे अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट डिवाइड कर रखा है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रखा है, फिर रिडक्शन पढ़ा रखा है, फिर ऑक्सीडेशन है, फिर रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन है। जो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम जो अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसी के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आएगा ऑक्सीडेशन के बाद अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शन में अपन केनिज़ारो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अलग तरीके से लेके पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, फिर ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शंस और ओनली कीटोन की रिएक्शन, इनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिएक्शन विथ HCN। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगी इसके अंदर रिएक्शन विथ HCN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर। फिर इसके अंदर आ जाएगा अपना रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, ये वाली रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक रिएक्शन और, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये वाली रिएक्शन हमें पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। फिर
एक रिएक्शन और पढ़ लेंगे हम साथ में, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन की कैटेगरी में है, बट हम एल्डोल और क्रॉस एल्डोल को भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिडक्शन। तो रिडक्शन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इस तरीके से रिडक्शन कंप्लीट होएगा। फिर हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन के अंदर KMnO4, K2Cr2O7, नाइट्रिक एसिड, इनसे रिडक्शन पढ़ेंगे। टॉलेंस टेस्ट पढ़ेंगे, फेलिंग टेस्ट पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये वाला हम पढ़ने वाले हैं। और हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होगी, इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी में। ये सारी रिएक्शंस कौन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सारी के सारे कौन? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही शो करते हैं। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन के अंदर जो लिखा था कि हम पढ़ने वाले हैं ये टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये स्पेसिफिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बोथ नहीं देते हैं, तो उस कैटेगरी में हम अलग से पढ़ेंगे। बट NCERT और इसमें हम थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सहूलियत हो जाती है पढ़ने के हिसाब से। तो हम पढ़ने वाले हैं अब सबसे फर्स्ट कैटेगरी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन, और इसमें हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बाकी के हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, किस टाइप से। इसको हम एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से होती है। और जैसे देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में केवल न्यूक्लियोफाइल है वही अटैच नहीं होता है, उसी का एडिशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच होता है। फिर हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो देखो, जैसे मान लो आपके पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O। अब अगर आप इसके ऊपर रिएजेंट का अटैक कराते हो, ठीक है, रिएजेंट का अटैक कराते हो, आपके पास में इस टाइप का ENU, E इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, NU न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अपने को पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या बनने वाला है? C के ऊपर आने वाला है पॉजिटिव और O के ऊपर आने वाला है नेगेटिव। तो जब C के ऊपर पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव आया, तो C पर जब पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल, अब इसमें दो पाथ हो सकते हैं। क्या पाथ हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि पहले क्या हो, कार्बन के ऊपर अटैक हो जाए। कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। और फिर ऑक्सीजन के ऊपर अगर अटैच हो, सॉरी, यहाँ अगर कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट करवा देते हैं ये न्यूक्लियोफाइल। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो हमने अभी क्या करवाया है? इलेक्ट्रोफाइल को, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल को अटैच करवाया है। ये हम न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैच करवा रहे हैं। फिर एक बात क्या हो सकता है? एक बात ये हो सकता है कि हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाएं। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाते हैं तो कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होएगा और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब इन दोनों दो पाथ है आपके पास, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है? तो देखा जाए तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या है? कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेंगे? दो लोन पेयर तो है ही, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर चारों वैलेंसीज की क्या आ रही है? कंप्लीट,
तो चारों वैलेंसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से कंप्लीट हो गई, तो ये क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। तो इस तरीके से ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। बट यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन के साथ में अटैच कर दिया, तो यहाँ इस कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल बोल सकते हो, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले के। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी रिएक्शन उस तरीके से होती है जिधर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखा जाए तो ये वाला जो मेथड होगा, ये वाला जो पाथ होगा, ये फॉलो करेगा, ठीक है, रिएक्शन। और इस पाथ के फॉलो करने पर पहले किसका अटैचमेंट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल है, उसका अटैक पहले नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने से अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे। इस पाथ में न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे क्या होगा, ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ही, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में क्या अटैच होएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होएगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होएगा। यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी में क्या होगा, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी में क्या है कि आपका ग्रुप है कुछ इस टाइप का, ये कार्बोनिल ग्रुप है। हमें पता है कि इस कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से अटैक कर पाएगा। तो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो उतनी ही आसानी से होगी। तो ऐसे फैक्टर जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप इफेक्ट करता हूँ, ऐसे ग्रुप है वो ऐड करता हूँ जिनका इफेक्ट कैसा है, -I इफेक्ट है। अगर इनका -I इफेक्ट है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगी। और जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा ईजी रहेगा। तो -I इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इसकी जो एक्टिविटी है वो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, +I इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं CH3CHO। तो CH3CHO को मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया CH3CHO। फिर हम लिख रहे हैं Cl, C यहाँ लगा लेते हैं, Cl यहाँ लगा लेते हैं, CHO। अगर मैं बात करूँ तो इसको CCl3CHO को हम बोलते हैं क्लोरल, ये हो गया आपका क्लोरल। और ये हो गया आपका एसिट एल्डिहाइड हो गया आपका, एल्डिहाइड। तो ये हो गया एसिट एल्डिहाइड और ये हो गया आपका क्लोरल। तो इन दोनों में से अगर हम रिएक्टिविटी चेक करें तो क्या होगा भाई, इसमें एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो H का कोई इफेक्ट नहीं होता है, I इफेक्ट 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन के ऊपर इस H की वजह से कोई भी प्लस और -I इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये पूरा ग्रुप कैसा है, R ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा इधर, तो ये +I इफेक्ट लगेगा इसका। तो +I इफेक्ट लगने से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होएगी तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो एल्डिहाइड में, एसिट एल्डिहाइड में जो ये ग्रुप है CO ग्रुप, इसमें
जो CH3 लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। जबकि क्लोरल में अगर हम बात करेंगे तो Cl का होता है माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये खींचेगा तो फिर आएगा, ये खींचेगा तो फिर आएगा। तो इस वजह से ये पूरा जो ग्रुप है CCl3 ग्रुप, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इस पर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होएगी तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, उतना ही आसान। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से क्लोरल और एसिटाल्डिहाइड में देखा जाए तो जो क्लोरल है उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि CHO के साथ में CCl3 ग्रुप लगा हुआ है और वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एक्टिविटी क्लोरल के लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम अगर बात करें, कुछ हमें कंपाउंड दे दिए जाए और पूछा जाए कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको ये दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर लगा लेते हैं CH3, फिर एक ग्रुप लगाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, C डबल बॉन्ड O के ऊपर एक ग्रुप लगाते हैं C2H5, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH2, इधर लगा लेते हैं H। उसके बाद में एक ग्रुप लगाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर लगा लेते हैं H, एक लगा लेते हैं H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इधर भी लगा लेते हैं H। तो अगर मैं इस ग्रुप को लगाता हूँ, इनमें अगर हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो। लेकिन इन ग्रुप्स को देखने पे तो एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, तो एल्किल ग्रुप का तो कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, यानी प्लस आई इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। तो प्लस आई इफेक्ट जितना कम होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है इनका, ठीक है। इन दोनों में से देखा जाए तो यहाँ CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई। इधर देखो C2H5 ग्रुप और भी बड़ा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, और भी ज़्यादा होगा। तो इसका प्लस आई इफेक्ट जब और भी ज़्यादा होगा तो इसकी तो और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ कितने CH3 ग्रुप 2 आ गए, तो 2 ग्रुप आ गए, तो 2 छोटे छोटे ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो एक बड़े ग्रुप से ज़्यादा होता है, तो प्लस आई इनका और ज़्यादा होगा। यहाँ तो एक बड़ा आ गया, एक छोटा आ गया, तो इसका भी क्या है, ज़्यादा प्लस आई, इसका थोड़ा कम प्लस आई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कोई भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, ना ही कम कर रहा है। लेकिन यहाँ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों में से ऑर्डर किसका ज़्यादा हो जाएगा, जो आपका HCHO दे रखा है इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। HCHO का ज़्यादा होगा मतलब रिएक्टिविटी इसकी। फिर इन दोनों में से कंपेयर करा जाए, इन दोनों में से तो ज़्यादा किसका होगा, CH3CHO का, फिर C2H5CHO का, फिर किसका, फिर इसका और फिर इसका, क्योंकि यहाँ तो क्या है, बहुत बड़े प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो किस वजह से हम देखेंगे, एक तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से देखेंगे, और दूसरा हम किसकी वजह से देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से। देखो स्टेरिक हिंडरेंस क्या होती है, एक तरीके से मान सकते हो, भीड़ मान सकते हो। जहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ होगी न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, मुश्किल। कार्बन पे जितनी ज़्यादा भीड़ होगी न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, उतना ही मुश्किल होएगा। और उतना ही मुश्किल होएगा तो वहाँ पे जो रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, जब भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे अटैक आसानी से हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई तो अटैक थोड़ा मुश्किल होएगा, यहाँ और मुश्किल होएगा, यहाँ और मुश्किल, और यहाँ तो सबसे मुश्किल होएगा। तो वही हम प्लस आई इफेक्ट से बता रहे हैं, वही हम स्टेरिक हिंडरेंस से बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनके ऑर्डर हो जाएंगे रिएक्टिविटी के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे CH3CHO अगर हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये लिया अपने CH3CHO, तो इसमें अगर देखा जाए तो CH3CHO में ये तो है फंक्शनल ग्रुप, और हमें पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है, इस पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यानी हमारे पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
और 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसका मतलब क्या है? अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? अल्फा हाइड्रोजन का नेचर होता है एसिडिक। तो ये एसिडिक नेचर क्या है? मतलब H+ की फॉर्म में निकल सकते हैं। मान लो आपने बेस से रिएक्शन कराई, OH- लिया, तो ये बेस क्या करेगा? इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा, और अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड OH। और यहाँ H+ की फॉर्म में निकला था ये, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव छोड़ जाएगा। ये क्या बना? कार्ब एनाइन बन गया। ये जो कार्ब एनाइन है ये क्या होता है? थोड़ा सा अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। और जब नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आता है तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला इधर ऊपर शिफ्ट होगा, तो स्ट्रक्चर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या? C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड पहले से ही था, CO नेगेटिव, और ये H। ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये वाला स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कौन सा बोलते हैं? इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। और अल्फा हाइड्रोजन CHO के एल्फ पास में वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वाला जो इनोलेट आयन है ये कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब रिएक्टिविटी की बात जब हम करते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और अगर आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड दे दिए जाए तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी, वो हमें पूछ सकते हैं। रिएक्टिविटी अगर पूछा जाए तो किसकी ज़्यादा होगी, तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा किसकी होती है? एलिफेटिक वाले की होती है। ऐसा क्यों? तो ये हमें समझ में आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बनाने के बाद। जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, सबसे सिंपल ही ले लेते हैं कि हमने ये लिया C डबल बॉन्ड OH, और ये अपनी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा है। तो अगर देखा जाए तो हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो देखो CHO ग्रुप जब रिंग के ऊपर लगा होता है, CHO जब रिंग के ऊपर लगा होता है तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है? इसका -M, या जिसको हम -R इफेक्ट बोलते हैं, वो इफेक्ट होता है। तो इसका -R है, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला इधर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस होगा। ये वाला बॉन्ड इधर अगर शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? CO के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ गया H, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे कैसा एक चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड फिर, अब देखो फिर से ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है? वापस रेजोनेंस, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में। तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जब इधर आता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पे, CO नेगेटिव, ये तो वैसे ही रहेंगे। H डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब वापस क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ये जब यहाँ आता है तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है? O के ऊपर नेगेटिव, H डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड वापस से कॉन्जुगेशन में है तो ये वाला शिफ्ट होगा इधर। तो जब ये वाला इधर शिफ्ट हो रहा है तो स्ट्रक्चर वापस से क्या बनने वाला है? कुछ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये सिंगल बॉन्ड वापस हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज भी इधर आएगा, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड जब इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज को भी यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि रेजोनेंस में है। तो ये आ जाएगा वापस डबल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड यहाँ है ही, ये यहाँ पे रहेगा, और ये स्ट्रक्चर के अंदर ये पहले से ही डबल बॉन्ड था तो वापस स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, कार्बन के ऊपर चार्ज रह ही नहीं रहा है। देखो इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे केवल इसके ऊपर कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है तब। तो इस हिसाब से देखा जाए तो
कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम टाइम के लिए है और बहुत कम अमाउंट के अंदर है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ही क्यों, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला रिएक्शन आसानी से देगा नहीं, ठीक है। जबकि एलिफेटिक में ऐसा कोई रेजोनेंस वाला सिस्टम नहीं हो रहा है, और जब रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ तो हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए एग्जाम्पल क्या लिया, बेंज एल्डिहाइड ये वाला, ठीक है। एलिफेटिक के लिए और ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे ये ले लेते हैं CH3 CH2